इस बार ऐसा लगा कि शायद वाक़ई कांग्रेस जो है वो थोड़ी समझदार हो गई है और डे 1 से वो गवर्नमेंट के साथ में इस मुद्दे पर खड़ी हुई है। कांग्रेस की मानसिकता को लेकर के तो बात करना बेकार ही है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कांग्रेस इस प्रकार की पहली बार तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कर नहीं रही है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस अब डे बाय डे मोर रेडिकलाइज होती जा रही है, जैसे इस देश में फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम रेडिकलाइज। 2010 में कांग्रेस सत्ता में थी और तब कांग्रेस ने जातीय जनगणना का विरोध किया, बोला जातीय जनगणना संभव नहीं है। और उस वक्त समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बीजेपी इस पेज पर थी। तो आरजेडी और अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि इस पेज पर है तब तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि 2010 में वो ऑलरेडी बैक ऑफ कर चुके हैं इससे। अब बात आते हैं कि जातिगत जनगणना की बात अचानक से बीजेपी के मन में वापस आई क्यों? नहीं, देखिए, राहुल गांधी के साथ इशू ये है कि राहुल गांधी इतना झूठ बोलते उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने कल वाला झूठ कौन सा बोला था। तो प्रॉब्लम ये है उनके साथ। लगता है कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं डेटा कुछ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या पूरा डेटा ओपन करेगी? आई डोंट थिंक सो कि सरकार डेटा ओपन करेगी। इसके लिए तो आपको लोकसभा में ऑलरेडी जो हमारे लोकसभा में सरकार का अधिकृत बयान है वो ये कहा है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे और डेटा को सरकार के पास रखेंगे ताकि हम सरकारी योजनाओं में सामाजिक समरसता लाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। इसको हम पब्लिक नहीं करेंगे। तो पब्लिक का नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक अंतराल के बाद एक बार हम फिर अभिषेक जी के साथ में हैं और जब अभिषेक जी के साथ में होते हैं तो बात बड़ी महीन होती है और बड़ी बारीक होती है और उन बारीकियों को समझने की बात होती है। आज हम अभिषेक जी से 2 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सिर कटा हुआ एक पोस्टर रिलीज़ किया था जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया था, बड़ा विवाद हुआ था। उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर जो कास्ट सेंसस जिसके ऊपर कल से एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। राहुल जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पोस्टर के ऊपर, जहाँ पर एक तरफ देश बड़ा गुस्से में है और सभी देश हो, देशवासी हो और देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हों, वो भी कहीं न कहीं सरकार के साथ में हैं। इस बार ऐसा लगा कि शायद वाक़ई कांग्रेस जो है वो थोड़ी समझदार हो गई है और डे 1 से वो गवर्नमेंट के साथ में इस मुद्दे पर खड़ी हुई है। पर कहीं न कहीं फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान आए, जिसे बाद में उन्होंने इंडिविजुअल बयान दे दिया और अपने आप को किनारा कर लिया। बट फिर अपने ऑफ़िशियल हैंडल से ऐसा पोस्टर रिलीज़ करना, जिसके अंदर वो प्रधानमंत्री जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सर नहीं है। ये मानसिकता क्या कहलाती है कि एक तरफ हम साथ होने का दिखावा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस तरह की चीज़ें भी अ, बता रहे हैं। देखिए राहुल जी, कांग्रेस की मानसिकता को लेकर के तो बात करना बेकार ही है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कांग्रेस इस प्रकार की पहली बार तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कर नहीं रहे। बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर के मणिशंकर अय्यर जो कि पाकिस्तान में गए थे और बोला कि इनको हटाओ, हमको सत्ता पर बिठाओ, ये तो खुलेआम उन्होंने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर बोल दिया था। तो इस प्रकार की चीजें होनी थी। देखिए, कांग्रेस प्रॉब्लम में ये है कि वो 15 साल से अब सत्ता से बाहर है और वो 2029 में किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहती है। वो अपने आप को ये लास्ट 5 साल तो सस्टेन कर पाएगी, लेकिन अगर 2029 में भी वो सत्ता में नहीं आई, तब उसके पास एक ही विकल्प होगा कि किसी तरह से देश को बंटवा दो, भले तमिलनाडु बट जाए, केरल बट जाए, वहीं का पीएम बनवाए, लेकिन राहुल गांधी कहीं का तो पीएम बने। तो इस तरह की चीजें हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट है, या जो पाकिस्तान का एट द सेम टाइम सेम पोस्टर रिलीज होता है जिसमें भगवान महादेव का सर खंडित था, ये दोनों मूल विचारधारा जो है मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, वो सेम हो गई है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ ही इनका अलायंस है केरल में, तो कोई अंतर नहीं। और मुस्लिम लीग को बाहर में भी जाकर के ये सेकुलर बता चुके हैं। तो राहुल गांधी के पास कोई ऑप्शन है नहीं। दिक्कत यह कि कांग्रेस अब डे बाय डे मोर रेडिकलाइज होती जा रही है, जैसे इस देश में फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम रेडिकलाइज है। तो इसी कारण से ये कटा हुआ सिर था, और मुझे लगता है बाद में इन्होंने डिलीट इसलिए किया क्योंकि इतना अधिक ट्विटर पर बवाल हो गया, अपनी भद पिटती हुई देख करके इन्होंने कहा कि अब तो ये बैकफायर कर चुका है। तो चलिए, लास्ट में इन्होंने हटा दिया, बात खत्म हो गई। चलिए।
बराबर। और कहीं जैसा भी हम लोग देखा कि वो प्रधानमंत्री का सर गायब करने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद पिछले 15 सालों में वो खुद ही गायब होते जा रहे हैं। खैर, ठीक है, चलिए, ये उनकी मर्ज़ी कि उन्हें गायब रहना है या वजूद में रहना है, ये उनकी इच्छा। पर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिछले 2 दिन से बड़ी चर्चा में है, विपक्ष इसको बहुत समय से माँग उठा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये भी कई बार कह चुके हैं कि मैं सिर्फ़ 4 जातियाँ हैं, जैसे महिला, युवा, किसान और गरीब। मैं इन 4 जातियों को मानता हूँ और इन्हीं के ऊपर मेरा फ़ोकस है। तो कहीं न कहीं कल जो एक मीटिंग हुई या उसमें ये निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना की जाएगी। तो ये इसे दोनों तरफ, यानी विपक्ष वाले लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रेशर था, हमने इतना प्रेशर बनाया इसलिए गवर्नमेंट इतना मान गई, और गवर्नमेंट के अपने तर्क हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे चीज़ को आपकी पारखी नज़र से किस तरह से देखते हैं? 2010 में कांग्रेस सत्ता में थी और तब कांग्रेस ने जातीय जनगणना का विरोध किया, बोला जातीय जनगणना संभव नहीं है। और उस हुँ, वक्त समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बीजेपी इस पेज पर थी। तो आरजेडी और अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि इस पेज पर हैं तब तो ठीक है, लेकिन राहुल बराबर। गांधी को कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि 2010 में वो ऑलरेडी बैक ऑफ कर चुके हैं इससे। हुँ, अब बात आते हैं कि जातिगत जनगणना की बात अचानक से बीजेपी के मन में वापस आई क्यों? ये जब पूरा पहलगांव वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बाद हुआ ये कि जब डायरेक्टिव जारी हुआ कि भाई पाकिस्तान नेशनल्स को छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान के लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा देश, पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो बहुत सारे निकल के आए, तकरीबन 500, फिर 5000, फिर पता चला लगभग 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं रह रही है। हुँ, लेकिन राहुल भाई, मेरे पास और आपके पास उसके आंकड़े नहीं है। एग्ज़ैक्टली। इस इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आई, गुजरात में बांग्लादेशी निकलने लगे। पहले हाँ, 500 निकले, फिर 1000 निकले, फिर आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक ये नंबर जो है वो 4500 पार हो गया। सरकार को चिंता इस बात की होने लगी कि 5 लाख तो महिलाएं ये दिख रही हैं, हुँ, अंदर कितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या है ये सीरियस अब कंसर्न है। लेकिन हमारे पास आंकड़े नहीं है और हम एनपीआर करने जाएंगे तो भाई साहब फिर से मुसलमान शाहीन बाग बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, एनपीआर नहीं करते हैं, सेंसस करते हैं। हुँ, सेंसस में हम कास्ट लाइन को डाल देते हैं, तो जब जात पूछेंगे तो पता चल जाएगा ना कि बांग्लादेश से आए हुए कितने मुसलमान हैं, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों की जाति और उत्तर प्रदेश के अंसारी दोनों जाति तो अलग अलग है। तो बराबर। पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर, 2017 में रोहिणी कमीशन बीजेपी ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2017 को, जिसमें दिल्ली की रिटायर्ड जस्टिस रोहिणी के साथ 3 जजेस की बेंच ने ये पूरा कमीशन किया था। और हुँ, ओबीसी कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन की बात थी। जैसे बिहार के अंदर टोटल 14.5% यादव सरकारी नौकरी में, और बिहार में 1.5% लोग नौकरी में है। उस 1.5% का मैं कह रहा हूं 14%, यानी अपने पॉपुलेशन से लगभग डबल बराबर। रिप्रेजेंटेशन है इनका सरकारी नौकरी में। ठीक है, उसी प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश में भी है। तो रोहिणी कमीशन का सुझाव यह था कि ऐसी जातियां जो ओबीसी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में अपने रिप्रेजेंटेशन से कई गुना ज्यादा नौकरियां ले रहे हैं, उनके ऊपर एक कैप लगाया जाए और हाँ, बाकी लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाए। तो ये प्लान बहुत दिनों से था कि लगभग, और ये होता है, तो मैं आपको बताऊं कि 60 से 70% यूपी के यादव आरक्षण के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। ऐसा अन्य जातियों के साथ भी होगा। ये राजस्थान में आपने देखा होगा कि मीणा समाज के अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब के अन्य लोगों ने प्रोटेस्ट किया, या फिर जाटो समाज के अगेंस्ट वाल्मीकि समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वही है कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन को लेकर के सरकार आने भी वाली थी, लेकिन बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त चूंकि गठजोड़ वाली सरकारें चल रही है, तो वो लोग नाराज हो गए और फिर दिक्कत होने लगी। आपको याद होगा इसी मुद्दे पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच तू मैं हो गए थे, क्योंकि जीतन राम जी, मांझी सब क्लासिफिकेशन ज़रूर। चाहते हैं, चिराग पासवान नहीं चाहते। हुँ, तो ये लेकिन होगा कैसे? हुँ, राहुल भाई, इसको करने के लिए हमारे पास ऑथेंटिक डेटा चाहिए।
बराबर। 1931 के बाद हमारे पास कास्ट का कोई डेटा है ही नहीं। हम्म। किसी ने बस कह दिया कि ब्राह्मण 3% है, कायस्थ फलाना परसेंट है, ढिमकाना इतना परसेंट है, लेकिन एक्चुअल में कौन कितना है कोई आइडिया नहीं। इसीलिए सही सब बात है। क्लासिफिकेशन और इस रोहनी कमीशन, बांग्लादेशी एनआरपी, इन सब मुद्दों के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए आपके हाथ में, डेटा। और डेटा से डरना नहीं है, ये बहुत आवश्यक है, इस जनगणना के समर्थन में होना चाहिए लोगों को। जी। एग्जैक्टली। और एक और बड़ी मजेदार चीज रही, अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो वो कई बार मंचों पर ये कहते हुए सुने गए कि बिहार का जो कास्ट सेंसस हुआ वो बड़ा बकवास हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और साथ में ये भूल जाते हैं कि वो उस समय सरकार में ही थे। तो ये भी एक चीज बड़ी विडंबना हो जाती है। नहीं देखिए, तो राहुल गांधी के साथ इशू ये है कि राहुल गांधी इतना झूठ बोलते उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने कल वाला झूठ कौन सा बोला था, तो प्रॉब्लम ये है उनके साथ। सही बात है। पर इसके अंदर अभिषेक जी कहीं न कहीं अगर मैं थोड़े से इसको दूसरे एंगल से देखूँ, अभी जो आपने इसकी बारीकियाँ बताई, समझाई, तो कहीं न कहीं ये समाज में और बँटवारा लाने वाली कंडीशन में तो नहीं जाएगा ये? ऐसा कुछ? ये देखिए, ये जा सकता है, ये हमारी समझदारी पर है। हुँ, हम समाज देखिए, राजद और समाजवादी पार्टी यही बोलेगी कि भाई हम 90% आरक्षण कर देंगे, हम 85% कर देंगे, हम 100% कर देंगे। लेकिन हुँ, इनको पता भी है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज का संयुक्त जो बैच बैठा था, उसका जजमेंट है कि आरक्षण जो है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता। बराबर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस क्या 50% को क्रॉस करता है? नहीं करता है। वो विद इन द 50% दिया हुआ है। वो हाँ, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिल रहा है जो उस 50% के बचे हुए कैटेगरी में आते थे। रिजर्व लोगों वाला आरक्षण नहीं मारा गया है, बराबर। इसीलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज नहीं कर सके। और वो कहा गया कि भैया आरक्षण 60% हो गया ना, 50% ही है। ये तो बचे हुए 50% में से 10% इनको मिला है ना। हुँ, तो टेक्निकली ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब आते हैं बात कि फिर समाज में रिफ्ट क्यों? क्योंकि कांग्रेस और राजद के ऐसे सवर्ण लोगों के हैंडल्स हैं जो बहुत दिनों से एक्टिव हुए थे, और इस पर मैं बहुत दिनों से चर्चा कर रहा था ये आने से पहले, कि आपको कास्ट वार में फंसाने के लिए पूरा प्रपंच, पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका है। और ये सारी चीजें होंगी तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो संभवतः जो है वो इस ट्रैप में फंसेंगे। सही बात है। बराबर। तो ये जातिगत जनगणना ये इमीडिएट इफेक्ट से जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके अंदर ये आसानी से अप्लाई हो जाएगी और इसका डेटा भी गैदर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं डेटा कुछ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या पूरा डेटा ओपन करेगी? आई डोंट थिंक सो कि सरकार डेटा ओपन करेगी। इसके लिए तो आपको लोकसभा में ऑलरेडी जो हमारे लोकसभा में सरकार का अधिकृत बयान है वो ये कहा है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे और डेटा को सरकार के पास रखेंगे ताकि हम सरकारी योजनाओं में सामाजिक समरसता लाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। इसको हम पब्लिक नहीं करेंगे। तो पब्लिक कहां कहां करेंगे? जैसे जो रोहिणी कमीशन लाना होगा, जब रोहिणी कमीशन लाना होगा तो संभवतः ओबीसी का आंकड़ा वो पब्लिश करें। जैसे उसमें से मुसलमानों को बाहर निकालना है ओबीसी के आरक्षण में से, तब वो पब्लिक करेंगे कि ये जातियां हैं जो अनुचित रूप से ले रही है। पर ओवरऑल सारा आंकड़ा पब्लिक करने का सरकार का ना तो विचार है और ना सरकार सोच रही है। ये लोग चिल्लाते रहेंगे, ये तो होता रहेगा। जी। मतलब अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझूँ और समराइज़ करूँ तो जहाँ पर जिसकी जितनी ज़रूरत है, उतना वो चीज़ रिलीज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ बाकी हम्म। सारी चीज़ें अंडर द कारपेट रहेगी और जहाँ पर जिसको जैसा फ़ायदा चाहिए, जिस योजना में, उस हिसाब से उन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। चलिए बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं जानता हूँ आज आपके पास समय का बड़ा क्रंच है, तो मैं और ज़्यादा मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं पूछने के लिए, पर मैं आपसे अभी आज नहीं पूछूँगा। विथ रिस्पेक्ट टू योर टाइम आई विल अलाउ यू टू लीव। फिर कभी हम आपसे जुड़ेंगे और तफ़्तीश से इस मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे और भी कुछ मुद्दों पर बात करके समझने की कोशिश करेंगे। आज आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने छोटे समय में जो बारीकियों से बताया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
फिर किसी धन मुद्दे पर आप जुड़ के बात करेंगे। धन्यवाद थैंक यू। राहुल। मैं इसको एंड करता हूँ।